अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खुशपाश होंगे और जिन लोगों के एडमिशन हो चुके हैं वो अपने वीज़ा के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत से लोगों ने ये सवाल किया है कि हमें इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और किस किस्म के सवाल किए जाएंगे, और अगर हम सब सवालों के सही जवाब देंगे क्या तो ही वीज़ा तभी वीज़ा लगेगा, और अगर हम कोई सवाल मिस कर देते हैं या किसी चीज़ का जवाब हमारे पास नहीं है तो क्या हमारा वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। उसमें चंद बातें मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि जो आपका जो वीज़ा प्रोसेस है, जो इमिग्रेशन है, वो जब एडमिशन हो जाता है तो उसने ये नहीं देखना कि आप दोबारा से वो एडमिशन के बारे में नहीं वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, ये है जो यहाँ की हायर एजुकेशन है उसका काम है। यानी कि हायर एजुकेशन में आपने अप्लाई किया था, उसमें उन्होंने आपका 4 यूनिवर्सिटीज़ में अगर मास्टर था या बैचलर था तो उन्होंने उसमें अप्लाई करवाया, उसके बाद मेरिट बना, उन्होंने आपकी वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट्स की और आपको एडमिशन दे दिया। ठीक है, अब बाकी काम जो है वो है इमिग्रेशन का, कि वीज़ा देना आपको। जब वो इमिग्रेशन आपका केस लेगी तो वो आपको चंद ही बुनियादों पर रिजेक्शन दे सकती है। उसमें नंबर एक ये है कि आपका एडमिशन हुआ है, कोई फौजरी तो नहीं किया आपने, कोई 2 नंबरी तो नहीं लगाई हुई। ठीक है, नंबर दो ये है कि आपने फ़ीस पे की हुई है, उसमें कोई मसला तो नहीं है, आपने कोई 2 नंबरी उसमें तो नहीं लगाई हुई। नंबर तीन कि आपके पास फंड्स हैं। ये तीन बुनियादी वजह हैं वीज़ा रिजेक्शंस की। ठीक है, यानी कि यही उन्होंने वेरीफाई करना है। हाँ, होता यह है कि जो आप मैं आपको लिस्ट एक सेंड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो लोग किसी ने जो इंटरव्यू दिए हैं ऑलरेडी, मैं मुझे पता नहीं है वो भाई का नाम क्या है, लेकिन उन्होंने कहीं कमेंट किया हुआ था तो मैंने वो कॉपी कॉपी कर लिया, तो मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और अगर वो भाई अगर मुझे कमेंट में अगर वेरिफिकेशन कर दें उनका अपना नाम, तो मैं उनका नाम भी टैग कर दूंगा, ताकि अच्छा है कि उनको क्रेडिट मिले इस बात का। लेकिन मेरा जो कहने का मकसद ये था कि उन सवालों का जो सारे सवाल जो उन्होंने पूछे गए हैं, लाजमी नहीं है कि उनका डायरेक्टली रिजेक्शन से कोई ताल्लुक हो। मसलन अगर उसने 30 सवाल पूछे हैं तो 30 के 30 सवाल सही जिन देने से आपका क्या इंटरव्यू पास नहीं होगा। ठीक है, या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने सब सवालों के जवाब नहीं दिए तो आपको रिजेक्शन हो जाएगा, खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं होता। वो होता यह है कि वो डराने के लिए, थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने जो एक बंदा हमारा देसी रखा होता है। ठीक है, क्योंकि जो गोरा इंटरव्यू है, जो स्टूडिश इंटरव्यू हो रहा है, वो ज़रा कई दफ़ा इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं हो रहा होता या सेमी लैंग्वेज में हो रहा होता है। तो उन्होंने एक लोकल बंदा रखा होता है जो कि रोस्ट करने के लिए, कि आपको थोड़ा सा अंदर से गलवाने के लिए, कि आपकी इंक्वायरी की जाए डिफरेंट तरीके से। और कुछ स्टूपिड किस्म के सवाल भी पूछते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ होता है आपको चेक करने के लिए कि आपके क्या मतलब क्या बेसिकली रिस्पांस होगा उसके मतलब, और किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे बेसिकली। मसलन एक एक भाई ने मुझे पूछा कि जी कुछ लोगों को रिजेक्शन हो गई है जी, कि उन्होंने एड्रेस पूछा था कि आपने अकोमोडेशन जहाँ पे आप जाना है उसका एड्रेस बताएं। ये एक नॉनसेंस क्वेश्चन है और मैं मान ही नहीं सकता कि इस बुनियाद पर रिजेक्शन हो गई हो। मतलब मैं डेफिनेटली उसका देखना चाहूँगा रिजेक्शन पेपर, जिसने मुझे, जिस बंदे ने ये मुझे बात बताई। मतलब मैं नहीं मान सकता। ठीक है, मतलब अगर ये ऐसा है भी है तो मुझे वो पेपर दिखाए, मैं उसको बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका वीज़ा नहीं है उससे उससे पहले ये नॉनसेंस है, इलॉजिकल है कि जी आपसे पूछा जाए कि जी आपने अकोमोडेशन कर ली है या उसका एड्रेस बताएं या आपने टिकट ले लिया। ठीक है, इवन स्वीडिश वेबसाइट्स पे भी जब आप विज़िट अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उस पर लिखा होता है कि आपने टिकट नहीं लेनी। अगर आपने ले ली है और आपने एफिशिएंसी दिखा रहे हैं उनको, तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो वो आपको फ़ी वापस नहीं करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है कि अगर आपने अकोमोडेशन कर ली है और खुदा ना सा किसी वजह से डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, या फिर आपने टिकट्स खरीदी थी वो आपकी ज़ाया होती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस बुनियाद पर तो वीज़ा रिजेक्ट करना बनता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, वो बाय द वे पूछ सकते हैं कि हाँ आपने अकोमोडेशन कर ली, कहाँ पे रहेंगे आप, कोई है तो पता आपके पास, आप कहें कि जी मेरे पास नहीं अभी हुई या हो चुकी है तो बता दें। और मैंने कुछ साइट्स में मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा उसमें अकोमोडेशन के बारे में, तो उसमें कुछ साइट्स दूंगा, तो आप उनमें देखें, उनमें से लोगों से कांटेक्ट करें, तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ इस साइट से हम लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई डील नहीं बनी, लेकिन हम जो है जो ही वीज़ा हमारे पास हमारा वीज़ा लगता है, हम एज़ फास्ट जो है यही हमने सबसे पहला काम करना है। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा कि इमिग्रेशन, अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरा स्टडी गैप था, मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा तो क्या उससे मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, वो रोस्टिंग के लिए आपको इस किस्म के सवाल ज़रूर पूछते हैं, लेकिन ये इमिग्रेशन का काम नहीं है कि आपका गैप था, ये था, वो हो चुका ऑलरेडी। ठीक है, वो आप जो HEC है, जो आपने जो यूनिवर्सिटी एडमिशन जो है बेसिकली जो उनकी हायर एजुकेशन है,
उसने ये सारा करके प्रोसेस आपको आगे भेजा, आगे बढ़ाया कि हाँ आप एडमिशन दे रहे हैं, आप फ़ी पे करें, ये वो। जो मैंने आपको 3 बुनियादी वजह बताई हैं रिजेक्शन की, अगर उनमें से कोई वजह है तो डेफ़िनेटली चांसेस हो सकते हैं कि मतलब स्टेटमेंट पूरी नहीं थी या कम थी, या किसी ने बस पैसे डाले हुए थे, बाद में उन्होंने बैंक से वेरीफाई किया पैसे थे नहीं उसमें, ठीक है। इस पे तो बहुत सारी रिजेक्शन होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन उन सब में अपील का चांस होता है आपको, ठीक है। अगर छोटा मोटा कोई और प्रॉब्लम है तो उसमें डेफिनेटली आप जो है दोबारा अपील कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं वीज़ा ऑफिसर हूँ ना, तो मुझे भी मेरी बस मुझे भी अपना काम जिम्मेदारी से करना है, और मैंने उसका बाकायदा प्रूफ देना है, और उसमें रिजेक्शन में मैंने लिखना है, क्योंकि आगे केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने फिर परस्यू करना होता है कि जी कि कोर्ट में आपने परस्यू करना कि नहीं ये गलत था जो भी है, तो वो जो जिस बंदे ने वो लिखा है वो जिम्मेदार बनेगा इस चीज़ का कि मैंने किस बुनियाद पर चेक किया, ठीक है। तो ये क्या है कि नहीं कह सकता चेक कर सकता कि जी इस बंदे ने कमोडिशन नहीं की थी, और कमोडिशन का तो कोई मतलब बनता ही नहीं ना सवाल, क्योंकि जब वीज़ा लगा ही नहीं है तो कमोडिशन का आप कैसे पूछ सकते हैं। मतलब वो तो ज़ाहिर ही पता, कमोडिशन में तो आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, आपको किराया देना पड़ेगा 1 महीने का, फिर जाके कोई आपको बेसिकली कमोडिशन देगा। हाँ अनलेस की यूनिवर्सिटी की अगर कमोडिशन नहीं है, हाँ यूनिवर्सिटी के लिए आपको बगैर पैसों के ओके ओके कर देती है, बुक कर देती है आपके लिए, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की नहीं है तो उसके अलावा तो आपको खुद से बेसिकली करनी है, और उसमें आपका सारी बात है टाइम लगेगा, और आपको मतलब ये श्योर होना चाहिए कि आपका वीज़ा लग चुका है। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो जितने सवाल वो पूछते हैं उनमें मैं लिस्ट जो शो कर रहा हूँ वो अब ये किसी का जो इंटरव्यू था उसका बेसिकली अपना पर्सनल उसने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। तो उन सब सवालों का मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे 30 के 35 के सवाल जो उसने पूछे हैं कि सबके सवाल वो आप A to Z या परफेक्ट ही दें, ठीक है। और उनमें से कुछ सवाल जो हैं वो आप मतलब स्किप भी कर देते हैं या आप नहीं बता पाए तो कोई इसमें बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उससे वो बेसिकली जो इंटरव्यू में जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि वो ये देखना चाहते हैं, अब इमिग्रेशन का जो काम ये है कि वो ये परखें आपको कि आप एक बाकायदा जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब पूरा है, आपने कोई फॉर्जरी तो नहीं की हुई, किसी किस्म का कोई मतलब ज़रा सा भी उनको हिंट होता है कि ये बंदा वहाँ पे आके वीज़ा लेके आके भाग जाएगा, या कोई किसी किस्म का, या फर्दर फ्यूचर्स के प्लान ये हैं कि ये यहाँ पे कोई कोई रेफ्यूजी बन जाएगा, या कोई इस तरह गलत काम करेगा, या कोई तंग करेगा हमें, तो वो ये आपको देखना चाहते हैं। तो एज लॉन्ग एज अब जेन्युइन स्टूडेंट हैं, गैप डजंट मैटर। एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि यूरोप में और ख़ास तौर पे स्वीडन में गैप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे ये सिर्फ बुलशिट पाकिस्तान में है जिसमें जी आपकी अगर एज 30 हो गई है तब आप ये एमए नहीं कर सकते, आप जी मैट्रिक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। स्वीडन में जब आपका दिल चाहे जिस मर्जी उम्र में चाहे आप जाके किसी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले लें, और यहाँ पे यहाँ तक कि सीनियर पीएचडी तक होती है। यानी कि मेरा अपना ज़िंदगी का प्लान है कि मैं शायद कभी अगर पीएचडी की तो मैं सीनियर पीएचडी में इनरोलमेंट करूँगा, यानी कि उसमें ये होता है कि 45 या 45 से ऊपर के जो लोग हैं वो उसमें उन्होंने स्पेशल उनके लिए सीट्स रखी हुई हैं कि वो बेसिकली पीएचडी अगर जॉब के साथ करना चाहते हैं या उसके दौरान करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इवन मैं जब मास्टर कर रहा था तो मैंने अपनी मास्टर में अपनी आंखों से देखा, मतलब बूढ़े लोगों को, यानी कि 50-60, इवन कुछ पेंशनर थे जिनको पढ़ने का शौक आ गया या उनको टेक्नोलॉजी सीखने का शौक आ गया, वो यूनिवर्सिटी में कोर्सेज में एडमिशन ले लिया और वो हमारी क्लास में बैठे होते थे, ठीक है। और वो स्वीडिश लोग या वहाँ के मुकामी लोग जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एज का कोई कंसेप्ट नहीं कि गैप था और ये था, हाँ वो डेफिनेटली ये आपसे, मतलब मैं अगर इंटरव्यू तो मैं डेफिनेटली आपसे पूछूंगा कि यार तुम 8 साल से या गैप था या 2-4 या 5 साल से तुम जॉब कर रहे थे, तुम्हें अचानक कि क्या हुआ कि तुमने कहा जी मैं स्टूडेंट में एडमिशन अप्लाई करता हूँ और बेसिकली काम शाम धंधा छोड़ के बाद तुम इस काम पे आ गए हो, तुमने वैसे भी खर्च करने हैं और तुम्हारा फिर फ्यूचर प्लान क्या है। तो ये तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई अचानक क्यों। तो आप उसका बता सकते हैं कि भाई मैंने अपनी कैरियर ग्रोथ में देखा कि मुझे अच्छी डिग्री चाहिए और ब्रॉड से होगी, उससे मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बाहर से एक्सपीरियंस लर्न करूँगा, काफ़ी चीज़ें सीखूँगा। आप बेशक काम भी ना करें लेकिन यूनिवर्सिटी से आप बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और ये मेरी डिग्री जो है मेरी जो है वो कैरियर ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। तो ये बेसिकली जेन्युइन आंसर है, ठीक है। तो वो इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं लेकिन इस पर रिजेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया है इसके बाद इमिग्रेशन जी उसको नहीं चैलेंज कर सकती कि भाई आपने एडमिशन गलत दिया, ठीक है, गैप था या जो था उसका ताल्लुक अब, यानी कि स्टडी के जो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स या जो भी थे ना वो ख़त्म हो गए, उनका देर आउट ऑफ क्वेश्चन। वो सिर्फ बाय द वे आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि हाँ आपने मतलब वो इंटरव्यू को जो बिठाया होगा उन्हें रोस्ट करने के लिए पूछेगा कि भाई हाँ मैं तू 8 साल बाद तेन याद आ गया फिर दोबारा स्टडी करने का या जो भी, तो स्टूडेंट क्यों जाना इतने पाकिस्तान कर ला है इतने भी तो है, ठीक है।
तो इस तरह के बेसिकली वो आपको ट्रीज़ करने के लिए सवाल ज़रूर पूछेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो उसकी अगर आप कहेंगे नहीं बस कोई जवाब नहीं दे पाया या कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया तो भी इस रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिजेक्शन की जो है मैं तीनों वजूहत बताई, इसके अलावा छोटी मोटी कोई क्लैरिकल प्रॉब्लम हो सकती है चौथी वजह, लेकिन इसके अलावा कोई वजह नहीं होनी चाहिए। मैं आपके लिए दुआ कहूँ कि जो लोग भी सुना रहे हैं उनका रास्ता आसान हो, और दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ जो वीडियोज़ हैं इनको शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जवाब मिल सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह।